हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस विज्ञान लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 15 करने वाले हैं और इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है ना। एग्जाम में आने की जिनकी बहुत ज्यादा संभावना होती है या बार बार जो रिपीट होते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम इसमें करने वाले हैं। लेकिन इस सेशन को हम इस प्रकार से रखेंगे कि पहले क्वेश्चन आएगा, उसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा और उससे रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी एक्स्ट्रा में होंगी तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। लेकिन उसके पहले यदि आपने पहली बार रन स्टडी पर विजिट किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे जो कि आपके पढ़ाई के स्तर को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अब हमारा आज का सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारी मांसपेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन किसका उत्पादन करता है। हमारी मांसपेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन मतलब जब वायु की कमी होती है तब उस कंडीशन में किसका उत्पादन होता है अवायवीय श्वसन में, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड, बी है लैक्टिक अम्ल और ऑक्सीजन, या ऑप्शन सी है केवल लैक्टिक अम्ल, या ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल और अल्कोहल। तो इसमें याद रखना है आपको कि केवल लैक्टिक अम्ल का हमारे मांसपेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन के कारण उत्पादन होता है। जैसे हम रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के दौरान जब हम बहुत ज्यादा रनिंग करते तो उस दौरान हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अवायवीय श्वसन मतलब वायु की अनुपस्थिति के कारण हम सांस ले रहे हैं तो हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी उतनी वायु पहुंच नहीं पाई और उस कारण से वहां पर हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनना चालू हुआ और वह लैक्टिक अम्ल जब ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो वहां पर दर्द होना स्टार्ट होता है। इस कारण से हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है यदि हम रनिंग करते, यदि हम एक्सरसाइज करते जहां पर हमको वायु की जरूरत है और ज्यादा मात्रा में वायु नहीं पहुंच पाती, मतलब जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में वायु नहीं पहुंचेंगी तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और वहां पर फिर दर्द होना स्टार्ट होता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक 80 मिनट में 48 किलोमीटर की यात्रा करता है तो ट्रक की चाल आपको बताना है। ऑप्शन ए है 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन है 8 मीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन है 6 मीटर पर सेकंड, या ऑप्शन 4 है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। तो इसका कमेंट करके आप आंसर बताइए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर चाल पूछा है, चाल बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। जब भी आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल मिलते हैं समझ जाना कि वह एक फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। तो आपको उस जो भी चीज आपसे पूछी जाए उसका बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहां पर हमें दूरी कितनी दी है 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर हमारी दूरी है और बटे में समय कितना दिया है 80 मिनट, 80 मिनट हमारा समय दिया हुआ है। और ऑप्शन में देखो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सबके सब मीटर पर सेकंड में है। इसका मतलब है कि आपको यहां पर जो किलोमीटर है और जो मिनट है उसको आपको किस में बदलना पड़ेगा, तो उसको आपको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 48 गुणा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, तो 1000 मीटर होते 1 किलोमीटर में, और 80 मिनट में इसको सेकंड में बदलना है तो 60 का इंटू करना पड़ेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 छंग 48 होता है और 6 से ये वाला 6 भी कट जाएगा। तो यहाँ केवल क्या बचा 10 बचा है। 10 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आएगा, 10 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये आ गया समझ में। आपको ये वीडियो को शेयर भी करना है, फटाफट से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको लाइक जरूर करना है वीडियो को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घंटियां धातु की बनी होती है। जो घंटियां होती है वो धातु की बनी होती है क्योंकि वो प्रकृति में क्या होती है ये आपको बताना है कि घंटियां धातु की को बनती है। क्या धातुएं नरम होती है, आघात वर्धिनी होने के कारण धातु की बनती है क्या घंटियां, या ध्वनिक होने के कारण, या तन्य होने के कारण। तो इसका सही उत्तर तो आपको नहीं भी पता हो ना तब भी आप लगा सकते हो कि घंटियां हम ध्वनि के कारण बनाते ना घंटी, तो इसलिए ध्वनिक होने के कारण धातु की बनाई जाती है घंटियां। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि क्या है। 25 हर्ट्ज पर कोई वस्तु कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि क्या है। ऑप्शन ए 0.04, ऑप्शन बी 0.4, ऑप्शन 3 0.2, या ऑप्शन 4 है 0.02। तो इसका इस प्रकार से जो हर्ट्ज वाले में आपको रहेगा तो और समय अवधि निकालने को पूछेगा तो याद रखना एक फॉर्मूला, टी बराबर होता है 1/न्यू। मतलब जो समय है वो आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है।
तो यहाँ पर हमें समय निकालना है और आवृत्ति कितनी दी है, 25 हर्ट्ज दी है, तो 1/25, ये न्यू की जगह क्या रख दोगे आप, 25 रख दोगे। ये क्या है यहाँ पर, न्यू है ना, न्यू की जगह आप रख दोगे 25। तो 1 को जब 25 से भाग दोगे तो नहीं जाने की शून्य, दशमलव लगा दिया, एक जीरो ले लेंगे, फिर नहीं गया तो फिर शून्य लगाएंगे, यहाँ एक और शून्य लगाएंगे और 25 चौक हो जाएगा 100। तो 0.04 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर आएगा, मतलब फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इवनिंग स्टार नाम किसको दिया गया है, इवनिंग स्टार नाम किसको दिया गया है आपको बताना है। ऑप्शन 1 है ध्रुव तारे को, ऑप्शन 2 है सीरियस को, ऑप्शन 3 है मंगल ग्रह को, या ऑप्शन 4 है शुक्र ग्रह को। तो इसका सही उत्तर आएगा इवनिंग स्टार किसको दिया है, शुक्र ग्रह को दिया गया है। 4th नंबर का ऑप्शन सही रहेगा, शुक्र ग्रह को दिया गया है इवनिंग स्टार का नाम। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वस्तु क्या है। ऑप्शन 1 कार्बनिक है, ऑप्शन 2 स्थिर विद्युत है, ऑप्शन 3 चुंबकीय है, या ऑप्शन 4 है आवेशित है। तो इसका सही उत्तर आएगा इलेक्ट्रोस्कोप, मतलब विद्युतदर्शी का उपयोग हम करते हैं वस्तु आवेशित है या नहीं ये पता करने के लिए हम विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, है ना। या तो इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग कर लो, या सेकंड आपके पास एक तरीका और है कि टच करके हम देख सकते हैं, है ना। करंट लगेगा तो मतलब आवेशित थी वस्तु, और नहीं लगेगा तो नहीं थी, है ना। चलिए बाकी दूसरा तरीका जो है थोड़ा सा खतरनाक है, इसलिए विद्युतदर्शी का उपयोग करना ही बेटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृत वनस्पतियों के कोयलों में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो मृत वनस्पतियां होती है उनके कोयले में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है जीवाश्मीकरण, ऑप्शन बी है कार्बनीकरण, ऑप्शन सी है परिरक्षण, या ऑप्शन डी है अपघटन। तो इसको आपको याद रखना है, कार्बनीकरण कहा जाता है मृत वनस्पतियों के कोयले में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया को, ठीक है ना, कार्बनीकरण कहा जाता है। और कार्बन 14 का उपयोग हम जीवाश्म की आयु याद करने के लिए करते हैं, यह भी आपको पता होगा। कार्बन 14 का उपयोग हम जो जीवाश्म होता है, फॉसिल होता है, उसकी आयु निर्धारित करने के लिए हम करते हैं। जैसे भीमबेटका में आपने न्यूज पढ़ी होंगी कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, जो कि रायसेन जिले में आती है, वहां पर सबसे पुराना पशु जीवाश्म मिला है, सबसे पुराना पशु जीवाश्म मिला है। तो वो पता कैसे लगा है कि पुराना जीवाश्म है सबसे, क्योंकि कार्बन 14 का इस्तेमाल करके, रेडियो डेंटिंग का उपयोग करके यह पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तापमान की इकाई निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन ए डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी सेकेंड, या ऑप्शन 4 है मीटर। तो इसका सही उत्तर रहेगा डिग्री सेल्सियस, यह हमारी तापमान की इकाई होती है, टेम्परेचर की इकाई होती है। एम्पियर जो है यह धारा की इकाई होती है, और सेकेंड मतलब समय की इकाई, और मीटर जो है यह लंबाई की इकाई होती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत केतली का हत्था निम्न से निर्मित होता है। आपको बताना है कि जो विद्युत केतली है उसका जो हत्था होता है वो किससे निर्मित होता है, एक अर्धचालक से, एक संवाहक से, एक कार्बन की छड़ से, या एक विद्युत रोधक से। तो इसका सही उत्तर रहेगा एक विद्युत रोधक, एक इंसुलेटर से विद्युत केतली का हत्था बनाया जाता है। क्योंकि विद्युत केतली को जब आप उठाओगे तो उसमें आपको करंट ना लगे, इसलिए उसका हत्था एक विद्युत रोधक पदार्थ का बनाया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पौधे होते हैं, उनकी मूल कोशिकाओं में, उनकी मूल ग्रंथियों में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु क्या होते हैं। नाइट्रोसोमोनस, राइजोबियम, रोडोस्पाइरलम, या एजेटोबैक्टर। तो इसका सही उत्तर रहेगा राइजोबियम होते हैं, जो फलीदार पौधों की मूल ग्रंथिकी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु होते हैं। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का वह भाग जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है, वह निम्न में से कौन सा है। तारककाय, लाइसोसोम, केंद्रक, या कोशिका झिल्ली। तो इसका सही उत्तर आएगा कि वह भाग जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है उसको हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है जो कोशिका के अंदर और बाहर की गतिशीलता को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेडपोल में अधूरे विकास का कारण किसका अपर्याप्त उत्पादन है। तो किसके अपर्याप्त उत्पादन, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन के कारण टेडपोल का अधूरा विकास होता है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा आपको कमेंट करना है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, या ग्रोथ हार्मोन। तो इसका विकास से यह मत लगा देना कि ग्रोथ हार्मोन, इसका सही उत्तर आएगा थायरोक्सिन हार्मोन के
अपर्याप्त उत्पादन के कारण टेडपोल में अधूरा विकास होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोलदार अंडे देने वाले पशु इस रूप में अपने अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। जो खोलदार अंडे देते हैं वह पशु अपने अपशिष्ट का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं, इसका आपको बताना है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है अमोनिया या ऑप्शन डी है यूरिया। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, याद रखना है आपको कि खोलदार अंडे देने वाले जो पशु होते हैं वह यूरिक अम्ल के रूप में अपने अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा है जिसका उपयोग करके हम टेरिकाट बना सकते हैं। तो टेरिकाट बनाने के लिए कौन सा रेशा उपयोग में लाया जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। पॉलीथीन, ऊन एवं कपास, टेफ्लॉन एवं कपास, नायलॉन, टेरिलीन एवं कपास या टेरिलीन एवं कपास। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसमें कौन कौन से रेशे होते हैं। जैसे टेरी मतलब टेरिलीन, और काट मतलब कॉटन, कॉटन मतलब क्या होता है, कपास। तो टेरिलीन एवं कपास का उपयोग कर कर हम टेरिकाट बनाते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब को बनाने के लिए किया जाता है। तो पहले तो यह सोचो कि कब आपको जरूरत पड़ती है किसी बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाने की, आपके डेली लाइफ में आपको सोचना है ना। तो जो रियर मिरर होता है उसमें आप बड़ी वाहनों का प्रतिबिंब बनाने का काम करते हो। ठीक है ना। तो उसमें रियर मिरर में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, अगर आपको यह पता है तो इसका जवाब भी आप बता दोगे। तो ऑप्शन ए है उभयोत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण या ऑप्शन डी है अवतल दर्पण। तो इसका सही उत्तर आएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग हम बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब को बनाने के लिए करते हैं, जैसे रियर मिरर में करते हैं। गाड़ियों को देखने के लिए जो दर्पण लगाया जाता है उसमें हम ऐसा करते हैं कि बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण की क्षमता होती है। ऑप्शन ए सड़क के किनारे की मिट्टी, ऑप्शन बी खुला मैदान, ऑप्शन सी है रेगिस्तान या ऑप्शन डी है वन मिट्टी। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट करना है, फटाफट से कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि सबसे अधिक जल धारण की क्षमता किस मिट्टी में होती है। तो इसका सही उत्तर रहेगा वन मिट्टी। वन मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण की क्षमता होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोलर बियर के बारे में गलत है। पोलर बियर मतलब जो ध्रुवों पे रहने वाला बियर रहता है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें पहला है चिकना शरीर, ऑप्शन बी है नुकीले घुमावदार पंजे, ऑप्शन 3 है सफेद फर या ऑप्शन डी है त्वचा के नीचे वसा की परत। ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है आपको कमेंट करना है कि पोलर बियर के बारे में क्या गलत है ना। गलत वालों को जरा ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि गलत वाले थोड़े से कंफ्यूजिंग करने वाले रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान लगाकर एकदम ध्यान से उसका आंसर देना है, कौन सा गलत है बताना है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही रहेगा कि चिकना शरीर पोलर बियर का रहता है, ये गलत है। पोलर बियर का चिकना शरीर नहीं रहता। अगर चिकना होता तो वह ठंड में, इतनी ठंड में सरवाइव कर पाता क्या, इतना जिंदा रह पाता क्या, नहीं रह पाता। नुकीले घुमावदार पंजे होते हैं, उसके सफेद फर होती है और त्वचा के नीचे जो वसा होती है उसकी बहुत मोटी सी परत होती है। ठीक है, इसी कारण वह उसको ठंड में सरवाइव करने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु स्वतः दीप्त वस्तु नहीं है, सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, यह आपको कमेंट करना है। ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है बिजली का बल्ब, ऑप्शन सी है सूर्य या ऑप्शन डी है तारा। कौन सी सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, स्वतः दीप्त वस्तु नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, चंद्रमा आएगा इसका सही उत्तर, कि चंद्रमा स्वतः दीप्त वस्तु नहीं होती। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब लाल लिटमस पेपर के एक टुकड़े को सामान्य लवण के विलयन में गिराया जाता है तो यह किस रंग में परिवर्तित की अपेक्षा की जाती है, किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा, इसकी अपेक्षा करेंगे। लाल लिटमस पेपर को सामान्य लवण में मिला रहे हैं हम, है ना, सामान्य लवण में। यहां पर यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें गिरा रहे हैं, सामान्य लवण में। तो रंग में क्या परिवर्तन होगा यह बताना है। क्या नीला हो जाएगा लाल लिटमस पेपर, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लाल कलर का ही रहेगा, या गुलाबी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सामान्य लवण में मिलाया है आपने, तो इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा। लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक तंतु लैंप फिलामेंट लैंप में क्या होता है। एक जो तंतु लैंप होता है जिसको हम फिलामेंट लैंप भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जो बल्ब का जो बीच वाला जो एरिया रहता है ये वाला, इसको बोलते हैं ना फिलामेंट। तो इसमें क्या होता है
ये आपको बताना है। क्या रासायनिक ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है क्या? ऊष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है क्या? सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है क्या? या विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो देखो, बल्ब को चालू करने के लिए, जलाने के लिए आपको क्या देना पड़ता है? विद्युत देना पड़ता है ना। और उससे आपको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है और साथ में ऊष्मा भी मिलती है। गर्म हो जाता है ना बल्ब, तो विद्युत ऊर्जा देने पर प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है एक तंतु लैंप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका में जीन किस में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है राइबोसोम में, ऑप्शन सी है गोल्जी उपकरण में, या ऑप्शन डी है क्रोमोसोम्स में। तो एक कोशिका में जो जीन होते हैं, जीन, वह जीन्स किस में उपस्थित होते हैं? तो यह क्रोमोसोम्स में उपस्थित होते हैं। याद रखना है आपको, किस में उपस्थित होते हैं? क्रोमोसोम्स में उपस्थित होते हैं जीन्स। ठीक है ना। और कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन पोषण निम्न में से क्या कहलाता है? जो रेशम प्राप्त करते हम, तो रेशम कीटों का पालन पोषण करना, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सेरिकल्चर, ऑप्शन बी है सिल्वीकल्चर, या ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर, या ऑप्शन डी है एपीकल्चर। तो इसका सही उत्तर रहेगा, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन पोषण करना, यह सेरिकल्चर कहलाता है। याद रखना है आपको, यह क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, अब फटाफट से आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, जिसने लाइक नहीं किया वह लाइक कर देंगे वीडियो को, और शेयर भी कर देंगे साथ में। ठीक है ना, शेयर भी करना है आपको और लाइक भी करना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की गहरी परतों में पानी की गति की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिट्टी की गहरी परतों में पानी की गति की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? मतलब मिट्टी की नीचे की तरफ जब पानी जाता है तो यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए है निस्पंदन, ऑप्शन बी है अपक्षय, ऑप्शन सी है अंतःस्रवण, या ऑप्शन डी है अपरदन। तो अपरदन तो कटाव होता है मिट्टी का, है ना। और मिट्टी की गहरी परतों में पानी की गति बताना है हमको, तो यह होता है, याद रखना है आपको, अंतःस्रवण। अंतःस्रवण जो होता है यह पानी की गहरी परतों में गति की प्रक्रिया को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप और जेट एयरक्राफ्ट के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला पेट्रोलियम उत्पाद कौन सा है? लैंप और जेट एयरक्राफ्ट, ऑप्शन एक है सीएनजी, ऑप्शन सेकंड है केरोसिन, ऑप्शन 3 है डीजल, या ऑप्शन 4 है कोल गैस। तो यहां पर लैंप आ गया। लैंप के बारे में तो आपने सुना होगा, भले आपको जेट एयरक्राफ्ट के बारे में नहीं पता हो, लेकिन लैंप में हम क्या यूज करते हैं? लैंप में हम केरोसिन का उपयोग करते हैं, इसलिए केरोसिन इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है ना। और पेट्रोलियम उत्पाद यह सब किस आसवन से प्राप्त होते हैं? तो याद रखना है, आंशिक आसवन से यह सब के सब उत्पाद प्राप्त होते हैं, आंशिक आसवन से। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन का मुक्त होना किसके द्वारा स्थापित हार्मोन के नियंत्रण में होता है? किससे हार्मोन निकलते हैं जो सेक्स हार्मोन को नियंत्रित करते हैं? तो यह किससे निकलते हैं आपको कमेंट करके बताना। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है वृषण, या ऑप्शन डी है अंडाशय। तो इसका सही उत्तर रहेगा पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि के कारण जो सेक्स हार्मोन का मुक्त होना है वह इस से निकलने वाले हार्मोन के नियंत्रण में होता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौ का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है? ऑप्शन ए है आंतरिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है मध्यवर्ती क्षेत्र, ऑप्शन सी है मध्य क्षेत्र, या ऑप्शन डी है बाह्य क्षेत्र। जो लौ होती है, जो अंगार होती है, उसका जो सबसे गर्म क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? तो आपको ध्यान रखना है, बाह्य क्षेत्र जो होता है यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक प्रणाली इस देश में प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन ए है फ्रांस में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है अमेरिका में, या ऑप्शन डी है इंग्लैंड में। तो मीट्रिक प्रणाली आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले फ्रांस में प्रस्तावित की गई थी। 4 प्रकार की अभी प्रणाली पाई जाती है मीट्रिक प्रणाली। एमकेएस पद्धति एक होती है सीजीएस पद्धति, एक होती है एफपीएस पद्धति, और एक होती है एसआई पद्धति। तो इसमें जो सीजीएस पद्धति है ये फ्रांसीसी पद्धति के नाम से जानती है, और जो एफपीएस पद्धति है इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से हम जानते हैं। और अभी वर्तमान में एसआई सिस्टम मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति चल रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे पेड़ों की शाखाओं द्वारा बनाए गए प्राकृतिक आवरण को निम्न में से किस रूप में पहचाना जाता है? ऑप्शन ए है आवास, ऑप्शन बी है कैनोपी, ऑप्शन सी है जंगल, या ऑप्शन डी है क्राउन। तो लंबे पेड़ों की शाखाओं द्वारा बनाए गए प्राकृतिक आवरण को बताना है आपको। तो इसमें सही उत्तर रहेगा इसका कैनोपी। कैनोपी के रूप में पहचाने जाते हैं लंबे पेड़ों की शाखाओं द्वारा बनाए गए प्राकृतिक
आवरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक थर्मामीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है मानव शरीर का ताप, ऑप्शन बी है कक्ष का ताप, ऑप्शन सी है क्लिनिक का ताप, या ऑप्शन डी है प्रयोगशाला का ताप। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा मानव शरीर का ताप नापने के लिए नैदानिक थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? मानव शरीर का ताप नापने के लिए। और थर्मामीटर में हम कौन सा द्रव यूज करते हैं? तो इसमें याद रखना है आपको कि पारे का इस्तेमाल किया जाता है नैदानिक थर्मामीटर में। और पारे की एक विशेषता होती है कि यह एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र धातु द्रव अवस्था में पाई जाने वाली। इसका परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है 80 होता है और परमाणु भार 201 होता है। परमाणु क्रमांक 80 और परमाणु भार 201। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्टील का चम्मच की आंतरिक सतह यह किस रूप में काम करती है? स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह आपको बताना है किस रूप में काम करती है। तो स्टील का चम्मच इस प्रकार का होता है ना, और इसकी जो आंतरिक सतह वो किस रूप में काम करती है हमें बताना है। तो देखो, पहली बात तो दबी हुई सतह है, तो दबी हुई सतह में उत्तल कभी भी नहीं आता है, तो उत्तल वाले तो कैंसिल हो गए। अब इसमें दर्पण है कि लेंस है? तो आपको ध्यान रखना है कि लेंस मतलब क्या? जो आर पार देखा जा सके, जिसमें है ना, लेंस में दोनों तरफ देखा जा सकता है। तो चम्मच में आप देख पाते हो क्या? नहीं देख पाते, इसलिए ये थर्ड वाला अवतल लेंस भी गलत हो गया। तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है एक स्टील का चम्मच की आंतरिक सतह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी है चूसन बल, ऑप्शन सी है आसंजक बल, या ऑप्शन डी है चुंबकीय बल। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? देखो, हम क्या करते हैं, लंबे लंबे पेड़ भले कितने भी लंबे रहे, और हम पानी कहां डालेंगे? हम तो भाई जड़ों में ही डालेंगे, लेकिन पानी नीचे से ऊपर तक, इतने ऊपर तक कैसे पहुंच जाता है? तो यह होता है चूसन बल के कारण, सक्शन बल के कारण ऐसा संभव हो पाता है कि लंबे पेड़ों में पानी और खनिज का परिवहन किसके कारण होता है? चूसन बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के कंपन का आयाम किसको निर्धारित करता है? ध्वनि के कंपन का जो आयाम होता है वह किसको निर्धारित करता है? ऑप्शन ए है आवृत्ति को, ऑप्शन बी है चाल को, ऑप्शन सी है समय सीमा को, या ऑप्शन डी है प्रबलता को। तो याद रखना है आपको, जो ध्वनि का कंपन का आयाम होता है यह ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन की गति का मुख्य कारण क्या है? जो हवाएं चलती है, जो विंड का मूवमेंट होता है, वह किसके कारण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन ए है निम्न तापमान के कारण, ऑप्शन बी है असमान शीतलन के कारण, ऑप्शन सी है पृथ्वी पर असमान तापन के कारण, या ऑप्शन डी है अधिक दाब के कारण। तो इसमें सही उत्तर क्या रहेगा? इसमें सही उत्तर रहेगा पृथ्वी पर असमान ताप के कारण। असमान ताप के कारण पवन की गति होती है, क्योंकि देखो, पवन की गति का मुख्य कारण है दाब में अंतर होना, है ना। जिस प्रकार से पानी के बहने का कारण होता है ऊंचाई में अंतर होना, जिस प्रकार से आवेश के बहने का कारण होता है विभवांतर में अंतर होना, विभव में अंतर होना, जिस प्रकार से तापमान में परिवर्तन होने से ऊष्मा का प्रवाह होता है, उसी प्रकार पवन की गति, पवन के बहने का कारण क्या होता है? तो असमान तापमान के कारण पवन बहती है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की वह प्लेट जो भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है वह क्या कहलाती है? पृथ्वी की वह प्लेट जो भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है क्या कहलाती है? पृथ्वी की परपटी, पृथ्वी की मेंटल, पृथ्वी का बाह्य कोना, या पृथ्वी की आंतरिक कोर। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? कमेंट करके बताइए फटाफट। इसका सही उत्तर रहेगा पृथ्वी की परपटी। क्रस्ट ऑफ द अर्थ, क्रस्ट ऑफ द अर्थ जो रहती है वह भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है ना, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजरने पर दुधिया हो जाता है। चूने का पानी जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजरने पर क्या हो जाता है? दुधिया हो जाता है। तो ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के निर्माण के कारण, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण, या ऑप्शन डी है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। किसका निर्माण होने के कारण चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड से गुजरने के कारण दुधिया हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है, हमारा सही उत्तर है इसका कि कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण चूने का पानी दुधिया रंग का हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या आएगा? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
कसकूटा बिना पत्तियों का लंबे तार जैसा पौधा है, इसलिए वह किस प्रकार का है? तो कसकूटा क्या होता है? कसकूटा आपको याद रखना है, अमर बेल का नाम आपने सुना होगा, अमर बेल। अमर बेल यह क्या होता है? बिना पत्तियों वाला एक लंबे तार जैसा पौधा होता है। तो यह किस प्रकार का पौधा है? परजीवी है, मृतोपजीवी है, कीटाहारी है या सहजीवी है? तो देखो इसमें पत्तियां नहीं होती, पत्तियां नहीं होती तो ये भोजन बना पाएगा कि खुद का? नहीं बना पाएगा, इसलिए यह दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। तो यह एक परजीवी है, याद रखना आपको, यह कैसा है? परजीवी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के आसपास एक परिक्रमण पूरा करता है, यह निम्न को पूरा करता है। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, तो यह बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में कि जब वह एक चक्कर पूरा कर लेता है, पूरा परिक्रमा पूरा लगा लेता है, तो वह क्या होता है? अपने अक्ष पर 15 घूर्णन कर लेता है क्या? अपने अक्ष पर 29 घूर्णन कर लेता है? अपने अक्ष पर 2 घूर्णन करता है या अपने अक्ष पर 1 घूर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर आएगा कि यह अपने अक्ष पर 1 घूर्णन पूरा कर लेता है जब पृथ्वी के वह एक पूरा परिक्रमण लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहां पर बनाता है? मतलब हमारे नेत्र में जो छवि बनती है वस्तु की, वो कहां पर बनती है? ऑप्शन ए कॉर्निया पर, ऑप्शन बी रक्तक पटल पर, ऑप्शन सी श्वेत पटल पर या ऑप्शन डी रेटिना पर। तो इसका सही उत्तर रहेगा रेटिना पर बनती है हमारे मानव नेत्र में छवि। और मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए छवि बनाने के लिए? सबसे न्यूनतम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, उससे कम दूरी पर वस्तु का सही प्रतिबिंब हम नहीं बना पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम पोटेशियम या कैल्शियम या मैग्नीशियम? तो इसका सही उत्तर रहेगा 2 धातु जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है वह है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक भी आपको याद रखना है 11 होता है और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। याद रखना यह फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है और इन्हें क्षारीय धातुओं के नाम से हम पहचानते हैं, क्षारीय धातुओं के नाम से पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल में क्या होता है? एक विद्युत सेल में क्या होता है ये आपको बताना है कमेंट करके। तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है या विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो विद्युत सेल के अंदर क्या होता है? रासायनिक क्रिया होती है और उन रासायनिक क्रियाओं के कारण हमको विद्युत धारा मिलती है। तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यह इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स एक घातक बीमारी है जो किसके कारण होती है? एंथ्रेक्स जो घातक बीमारी है वो किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है कवक के कारण, ऑप्शन बी है कृमि के कारण, ऑप्शन 3 है विषाणु के कारण या ऑप्शन डी है जीवाणु के कारण। तो आपको ध्यान रखना है एथेक्स यह जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है। एथेक्स किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? वॉशिंग सोडा धोने का जो सोडा होता है उसका सूत्र आपको बताना है, सोडियम कार्बोनेट .7H2O। सोडियम कार्बोनेट केवल सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 H2O या सोडियम कार्बोनेट के साथ H2O। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 H2O के अणु। यह दहवन सोडा वॉशिंग सोडे का सूत्र बनाते हैं। ठीक है ना, और यदि इसमें बाय लग जाए मतलब NaHCO3 हो जाए तो यह एक खाने का सोडा होता है ना। खाने का सोडा कौन सा है? NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और यह एक खाने का सोडा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद प्रकाश के विसरण फैलाव से प्राप्त रंगीन बैंड को क्या कहा जाता है? मतलब जब सफेद रंग का जब फैलाव होता है और उसको एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रतिबिंब, मिराज, स्पेक्ट्रम या परछाई। तो इसका सही उत्तर रहेगा स्पेक्ट्रम के रूप में हम जानते हैं। जैसा आपने विबग्योर का नाम सुना होगा, विबग्योर, बेजानी हपीनाला यह विबग्योर, यह एक स्पेक्ट्रम है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुले हुए पदार्थ का प्रारंभिक अनुवादन किसके द्वारा किया जाता है? जो घुला हुआ पदार्थ है उसका प्रारंभिक अनुवादन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपको कमेंट करना है, जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स या पिथ। तो इसका सही उत्तर रहेगा फ्लोएम के द्वारा घुले हुए पदार्थ का प्रारंभिक अनुवादन किया जाता है। मतलब जो खाना बनता है तो खाने का प्रथम अनुवादन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। और जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है कि जड़ से पानी को हर जगह पहुंचाने का। ठीक है,
अब वो केन ले जाने वाले आते हैं ना अपने घरों में, तो केन ले जाने वाले कौन है? जाइलम है। पौधे में रहते हैं तो जाइलम होते हैं, है ना। और डब्बे वाले मैंने आपको बताया था कि फ्लोएम है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीएनए का खंड जो कि प्रोटीन के बारे में सूचित करता है उसे क्या कहा जाता है? डीएनए का एक खंड है जो प्रोटीन के बारे में सूचित करता है, उसको हम किस रूप में जानते हैं? ऑप्शन ए विशेषता, ऑप्शन बी है गुणसूत्रों के नाम से, ऑप्शन सी है नाभिक के रूप में, या ऑप्शन डी है जीन्स के रूप में। तो इसको हम जानते हैं जीन्स के रूप में। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के बारे में सूचित करता है जीन्स कहलाता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धातु Z, कोई धातु Z है, उसको हमने तनु HCl में डाला तो कोई भी गैस नहीं निकली, तो वह धातु कौन सी है? तो आपको बताना है कि वह कौन सी धातु है Z नाम की। जिंक है क्या, चांदी है Ag, K है पोटेशियम, या Na मतलब सोडियम है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब सिल्वर या चांदी की जो क्रिया है वह HCl अम्ल के साथ की जाती है, तब कोई भी गैस नहीं निकलती है। तो Ag इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है ना। और AgI भी याद रखना कि कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं, और AgBr का उपयोग भी याद रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कब करते हैं? फोटोग्राफी में किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग। ठीक है। और ब्रोमीन के बारे में भी ध्यान होना चाहिए आपको कि ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, पूरी तरह से साफ पानी में भी गोताखोर साफ नहीं देख पाता, इसका क्या कारण है? कमेंट करके बताइए। क्योंकि आंख की फोकस दूरी पानी में बदल जाती है और रेटिना पर प्रतिबिंब बहुत देर तक नहीं बनता। ऑप्शन सेकंड है, क्योंकि प्रकाश की किरण पानी को पंकित कर देती है। ऑप्शन सी है, क्योंकि प्रकाश की किरणें फैल जाती है, या ऑप्शन डी है, क्योंकि पानी में प्रकाश का वेग कम हो जाता है। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आंख की फोकस दूरी पानी में बदल जाती है, रेटिना पर प्रतिबिंब बहुत देर तक नहीं बनता, इसके कारण पूरी तरह से साफ पानी में भी गोताखोर साफ नहीं देख पाता। ठीक है ना। तो ये था आपका 15 नंबर का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रन स्टडी पे पहली बार विजिट किया है तो रन स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।